नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का 70वां एपिसोड है और हर एपिसोड में होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। आज भी आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब इस सेशन में देंगे। पहला सवाल प्रशांत कलुगड़े जी का है। सबसे पहले इस सवाल को लेने से पहले आप सभी से गुजारिश रहेगी, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, लोगों को शेयर करें जिससे ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये सवाल है इनका, व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ एनी टावर और सोसाइटी और बिल्डिंग। देखिए, आप सीधी बात है प्रशांत जी, आप बिल्डिंग की लाइफ पूछ रहे हैं जो आज के समय पे कंस्ट्रक्शन की जा रही हैं। आज के समय पे मेजरली दो मैकेनिज्म से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। एक है आपका कन्वेंशनल और दूसरा है आपका कॉन्क्रीट, जिसे हम टनल फॉर्म के नाम से, माइवेन के नाम से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो कन्वेंशनल है उसमें आपका बिम कॉलम होता है और जितने भी बाइफर्केटिंग वॉल हैं, आउटर वॉल हैं, उसे ब्रिक से बनाया जाता है। और जहाँ टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन की बात करिए, जहाँ कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे पूरा का पूरा जो है आपका स्टील और उसके साथ साथ कंक्रीट यूज किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, उसका स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन। जो रिसर्च बताते हैं, कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन का जो लाइफ है वो 60 से 70 साल का होता है। वहीं अगर आप कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जहां पे ब्रिक वर्क यूज़ नहीं होता है, जो आज के समय पे हाई राइज टावर्स के लिए यूज किया जा रहा है, उसकी लाइफ 100 से 120 साल तक होती है। पर यह भी डिपेंड करता है कि क्लाइमेटिकल सिचुएशन क्या है, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन मटेरियल को यूज किया गया है, लीकेज सीपेज कितना कम है। क्योंकि अगर उसमें मटेरियल ही अच्छे से यूज नहीं किया गया है, उसका रेशियो ही अच्छा नहीं है सीमेंट, कंक्रीट और बाकी चीज़ों का, तो फिर उसकी लाइफ कम भी हो सकती है। और ऐसा भी देखने में आया है कि कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन 20 से 25 साल में ही इतने पुराने लगने लगते हैं कि आने वाले 5-6 साल में उसके रिकंस्ट्रक्शन की बात भी चालू हो जाती है। ऐसे तमाम हिस्सों में, पुणे के हिस्सों में देखने में आया हुआ है। पर जो इसका एक मानक स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ जो बनाया जाता है, उसकी लाइफ कन्वेंशनल की कहेंगे तो 60 से 70 साल, और जैसा हमने कॉन्क्रीट का बताया 100 से 120 साल तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। यह है हेमंत बधोलिया जी का सवाल है, इफ एफएसआई ऑफ प्लॉट इन पुणे रीजन इज 1:1, देन हाउ बिल्डर मेक 23 फ्लोर्स बिल्डिंग इन सिंगल प्लॉट एरिया, प्लीज मेक वीडियो। देखिए, इस पे वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है, कुछ मुद्दों पे इस पे डिस्कशन हुआ भी है। सीधी बात आप समझिए, सारे प्लॉट पे एफएसआई 1:1 नहीं होता है। अगर रोड की विड्थ ज़्यादा है तो उसकी एफएसआई ज़्यादा भी होती है। कहीं से मेट्रो गया है तो उनको भी लेवरेज मिलता है कि वो ज़्यादा एफएसआई कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर किसी रीजन का, किसी जगह का पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे भी एफएसआई ज़्यादा मिलती है। उसके अलावा टीडीआर भी लिया जाता है, यानी कि ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स। मान लीजिए किसी ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है जहाँ पे हाइट रिस्ट्रिक्शन है, तो वहाँ पे वो जो उनके पास राइट है कंस्ट्रक्शन की, वो क्या करेंगे, वो दूसरे को बेच सकते हैं, तो वो भी लोड किया जा सकता है। एंसिलरी एफएसआई भी होता है, पेड एफएसआई भी होता है, जो कॉर्पोरेशन से जो है खरीदा जाता है। तो इन सब के जरिए 4-5 तक की एफएसआई यूटिलाइज की जा सकती है। दूसरी चीज़ ये समझिए, 1:1 का मतलब ये नहीं कि एक ही फ्लोर बनेगा, क्योंकि आप पूरे जो प्लॉट एरिया है उसको आप कंज्यूम नहीं करते हैं एक फ्लोर पे। जाहिर सी बात, उसमें आप साइड मार्जिन छोड़ते हैं, रोड देते हैं, एमिनिटीज़ देते हैं, ओपन स्पेस देते हैं, तो उन जगहों का भी एफएसआई लोड होता है कंस्ट्रक्शन में। तो वैसे ही 4 से 5-6 फ्लोर तक जैसा भी उसमें नंबर ऑफ बिल्डिंग्स हो, वो यूटिलाइज हो जाती हैं। उसके बाद जैसा हमने आपको बताया, टीडीआर यूटिलाइज किया जाता है, पेड एफएसआई खरीदा जाता है, एंसिलरी एफएसआई यूज किया जाता है। इसके जरिए जो इसकी हाइट बढ़ती जाती है और समय समय पे गवर्नमेंट इसको जो है रिवाइज भी करती रहती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम जगह पे फिक्स किया जा सके। और इसका अगर आप सोचिए, लगातार लोगों को रो हाउस प्लॉट्स बेचते जाएंगे तो सिटी की साइज़ बढ़ती जाएगी। शायद ऐसा एक समय जल्द आ जाएगा कि जब लोगों के पास रहने के लिए जगह ही नहीं होगा। यही कारण है कि जो नया डीसी रूल आया 2020 में, अब उसे अप्लाई किया जा रहा है, और उसमें पहले जो नंबर ऑफ फ्लैट्स हुआ करते थे किसी भी लैंड पार्सल पे, अब उसके डबल ट्रिपल जो है नंबर हो चुके हैं। तो यही एक कारण है कि एफएसआई इंक्रीज हुआ है। और इन सब माध्यमों से, जैसा हमने आपको बताया, एफएसआई को ज़्यादा भी यूटिलाइज किया जाता है और आपको हाई राइज मिलती है। और आज के समय पे हाई राइज जो आपका होगा 30 फ्लोर, 32 फ्लोर बहुत ही कॉमन सी बात होगी। पहले 30 फ्लोर के बिल्डिंग होते थे तो आपको ये लगता था कि ये सबसे हाईएस्ट टावर है, या इस पूरे रीजन में 30 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन आ गया। बहुत कम कंस्ट्रक्शन, बहुत कम प्रोजेक्ट ऐसे देखने में आते थे। लेकिन अब ये कॉमन सी बात हो जाएगी
क्योंकि एफएसआई बढ़ चुका है। और इस पे हम लोग आप लोगों के लिए पूरा एक रिसर्च जो है लेके आने वाले हैं, केस स्टडी लेके आने वाले हैं कि आखिर जो आपका जुलाई से लेके दिसंबर तक का आंकड़ा जो रहा है, किस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, किस किस सेगमेंट में कितनी जो है लॉन्चेज बढ़े हैं, किस रीजन में ज़्यादा लॉन्चेज आए हैं, ये सब आप देख पाएंगे, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट करने का जो कोई सपना है या फिर आप अपना घर देख रहे हैं तो उसमें काफ़ी आसानी होगी। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है श्रीपद देशपांडे जी का, इज एनक्लोज बालकनी इज वैलिड, इट इज सोन इन फ्लोर प्लान इन कॉमन बेडरूम। देखिए श्रीपद जी, बिल्कुल एनक्लोज बालकनी जो है ये लीगल है, था एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि अब ऐसी कोई चीज़ यूटिलाइज नहीं होगी नए डीसी रूल के हिसाब से। क्योंकि पहले क्या होता था, ये यूज क्यों होता था, एनक्लोज बालकनी क्यों यूज करते थे डेवलपर, आप खुद सोचिए। जब आप बालकनी को दिखा ही रहे हो, जो टेरेसेस के रूप में लोग जानते हैं, बालकनी दी जाती है, ड्राई बालकनी दी जाती है, तो फिर ये एनक्लोज बालकनी क्यों? क्योंकि इसमें एफएसआई जो है कम कंज्यूम होता था। आप जिसे सैंक्शनिंग जो डेवलपर लेते थे एनक्लोज बालकनी के नाम पे, वो तो आपके रूम का ही हिस्सा होता था या फिर आपके जो है हॉल का हिस्सा होता था, लेकिन उसकी कुछ हिस्से की जो सैंक्शनिंग होती थी उसे एज ए एनक्लोज बालकनी ली जाती थी, जिससे कि जितना एनक्लोज बालकनी की सैंक्शनिंग ली गई है उतना उनके एफएसआई के कोटे से डिडक्ट नहीं होता था, तो नंबर ऑफ फ्लैट बढ़ जाते थे, सीधी सी बात है, प्रॉफिट बढ़ता था। पर अभी गवर्नमेंट ये कह रही हैं, अथॉरिटीज़ ऐसा कह रही हैं कि आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें एफएसआई कंज्यूम माना जाएगा। तो अब आने वाले प्रोजेक्ट्स में जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे आपको एनक्लोज बालकनी जैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। और पहले जहाँ भी जिस भी प्रोजेक्ट में एनक्लोज बालकनी दी गई थी वो लीगल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्किटेक्ट का दिमाग है, बिल्डर को पैसा बचवाना है, और इस वजह से ये सब चीज़ें यूटिलाइज़ की जा सकती थी। और ऐसा कुछ गलत भी नहीं था, क्योंकि अगर अथॉरिटीज़ की तरफ से कुछ लूप होल थे तो उसका यूटिलाइजेशन किया गया, उस लूप होल को अब हटाया गया है, तो अब आने वाले समय पर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। आगे चलते हैं। अंशुमान पाठक जी हैं, इनका सवाल है, हेलो, आपकी वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका प्रयास सराहनीय है, कृपया नए खरीदारों के लिए ऐसी जानकारी का वीडियो बनाएं कि फ्लैट किस फेसिंग में लेना चाहिए, जैसे एमिनिटीज़ फेसिंग या आउट फेसिंग, और किस दिशा में बालकनी हो, धूप किस दिशा में मिलेगी, पुणे में किस दिशाओं के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और पार्किंग के लिए भी। तो ये जो है आपने सवाल किया है कि किस डायरेक्शन में कैसे लिया जाए, पुणे के हिसाब से जहाँ पे वेंटिलेशन भी मिले, धूप भी मिले, प्रायोरिटी आप जो है एमिनिटीज़ को दें या फिर नॉन एमिनिटीज़ फेसिंग जो फ्लैट्स हैं उनको दें। देखिए सीधी सी बात है, इसमें अपना इंडिविजुअल का चॉइस भी मायने रखता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जैसा आपने कहा है वेंटिलेशन, लाइट, ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आपको देखिए इसमें एक जो है दुर्भाग्य भी है। अब दुर्भाग्य कैसा है बताता हूँ आपको। मान लीजिए अगर आप ईस्ट फेसिंग फ्लैट की चॉइस कर रहे हैं कि मुझे ईस्ट फेसिंग ही फ्लैट चाहिए, आखिर ईस्ट फेसिंग फ्लैट की ज़रूरत क्यों पड़ती थी? जिससे कि आप अपने दरवाज़ों को खोलिए, जब भी सुबह उठिए तो सामने जो है उगते सूरज का दर्शन हो। लेकिन अब ऐसा हो ही नहीं सकता। मान लीजिए अगर आपने ईस्ट फेसिंग फ्लैट ले भी लिया तो आपके सामने लॉबी होगी, सामने या तो लिफ्ट होगा या तो दूसरे के फ्लैट की एंट्री होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ईस्ट फेसिंग फ्लैट का अपना दरवाज़ा खोलें और आपको सूर्य भगवान के दर्शन हो। ये लगभग 90% जितने भी लेआउट हैं, 90 क्या 99% कह लिए जाएं, तो दरवाज़ा खोल के आपको सनराइज़ नहीं दिख सकता है। तो वहीं पे कंसेप्ट खत्म हो जाता है। जो प्योरली वास्तु अप्लाई किए जाने की बात होती है वो तब होता है जब आप अपने किसी लैंड पार्सल पे घर बना रहे हों, या फिर डेवलपर अपने पूरे प्रोजेक्ट को एक लैंड पार्सल समझ के उसमें सारी बिल्डिंग्स को, उसका जो एंट्री एग्जिट है उसको उस हिसाब से वो प्लान करे कि वो वास्तु के कंप्लाइंट हो। पर अगर आप अपने फ्लैट की बात करेंगे तो आप खुद सोचिए, ऐसे फ्लैट जो ईस्ट फेसिंग हैं उनको सुबह के सनराइज नहीं मिलेगी, लेकिन 1-2 घंटे के बाद जब वो पूरब से साउथ की तरफ आएगा, ईस्ट से साउथ की तरफ आएगा और वेस्ट की तरफ सनसेट के लिए जाएगा, तो ऐसे फ्लैट आप चूज करिए कि भले ही आपको सुबह की रोशनी ना मिले, या फिर कुछ ऐसे लेआउट आपको देखने को मिले जहां पे आपको सुबह की भी रोशनी मिल जाए और दिन भर जो है धूप भी बनी रहे। हो सकता है आपके जो विंडो हैं बेडरूम्स के वो इस तरफ फेसिंग हो, ईस्ट की तरफ, वहां से 3 साइड ओपन फ्लैट हो आपका, और वहां से सनराइज की भी आपको जो है एक बार फेसिंग मिल जाए। और जब जो है साउथ की तरफ आ रहा है सन, और फिर जब आपके वेस्ट की तरफ जा रहा है तो आपको पूरा सनलाइट भी मिल जाए। तो ये चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए। प्लस यहाँ पे जो है ज़्यादातर समय पे आपको साउथ वेस्टर्न विंड, जिसे नॉर्थ में
पछुआ हवा के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम की तरफ से चलती हैं। तो जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वहाँ से आपको वेंटिलेशन ज़्यादा मिलेगी। और आपका ईस्टर्न साइड से जो पूरब की तरफ से हवा चलती है, ये ठंड के मौसम में पुणे में देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको ज़्यादा हवा की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस हिसाब से भी अगर आपके पूरे फ्लैट का ओरिएंटेशन ईस्ट की तरफ है तो वहाँ पे आपको गर्मियों में हवा का यानी कि वेंटिलेशन नहीं रहेगा। तो प्रेफर आप ये कर सकते हैं कि वो साउथ वेस्ट की तरफ उसका ज़्यादातर ओरिएंटेशन रहे, उधर उसके विंडो ज़्यादा हों, जिससे कि आपका वेंटिलेशन भी लगातार बना रहे। कई लोगों को गार्डन फेसिंग पसंद आता है, तो लोअर फ्लोर्स पे ही गार्डन फेसिंग का आप फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप अपने हॉल में बैठें और सामने आपको गार्डन दिख रहा हो। आजकल पोडियम बनाए जा रहे हैं 3-3, 4-4 फ्लोर के, तो भी आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फ्लोर तक आप इस लुत्फ को उठा सकते हैं कि आप अपने हॉल में बैठे हैं, टेरेसेस पे बैठे हैं तो वहाँ से गार्डन दिखता हो। अदरवाइज हर बार आपको अगर विंडो से नीचे देखने पे ही दिख रहा है गार्डन, टेरेस पे जाके नीचे ही दिख रहा है गार्डन, तो फिर गार्डन फेसिंग का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर हाँ, ये सारे जो मैंने आपको चीज़ें बताई जहाँ पे आपको वेंटिलेशन भी मिल रहा है, धूप भी मिल रहा है, और अगर उसी तरफ गार्डन भी है तो ये बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा हो गया आपके लिए। पर नहीं मिल रहा है तो तवज्जो हमेशा सनलाइट और वेंटिलेशन को ज़रूर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी रहेंगे उसमें पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, और जब कल को आप बेचने जाएंगे तो खरीदने वाला जो एंड यूज़र होगा वो भी इन्हीं चीज़ों पे तवज्जो देगा। और यह भी आपके लिए अच्छा हो सकता है अगर ऐसे फ्लैट नॉन गार्डन फेसिंग में हैं तो कई बार ये 2-4 लाख रुपए सस्ते भी मिल जाते हैं। आप एक्स्ट्रा पार्किंग की भी डिमांड कर सकते हैं निगोशिएशन में, क्योंकि जब आप बुकिंग कर रहे हैं उसी वक्त जो है आपके शब्दों की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने यहाँ पे पार्किंग की भी बात की है। अगर आपने बुकिंग अमाउंट दे दिया, आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, बुकिंग फॉर्म पे आपने साइन कर दिया, फिर आपके शब्दों की वैल्यू उतनी नहीं होगी, उसमें उतना वजन नहीं होगा कि बिल्डर आपकी बातों को सुने। लेकिन अगर आपने बुकिंग नहीं किया है और उसको बुकिंग चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो भी उसके पास स्कोप है वो आपके लिए वो दरवाज़ा ओपन जरूर रखेगा। आपको ओपन पार्किंग दिया जा रहा है या कवर्ड पार्किंग दिया जा रहा है, इसका कंफर्मेशन ले लीजिए। मान लीजिए डेवलपर आपके एग्रीमेंट में लिख के नहीं दे रहा है, जो कि ज़्यादातर डेवलपर ऐसा करते हैं, तो आप एटलीस्ट उनके लेटर पे लिखवा के कि आपको कवर्ड पार्किंग ही इस फ्लैट के साथ दी जाएगी, मेल पे कम्युनिकेशन ले लीजिए या फिर रिटन कम्युनिकेशन ले लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में इसमें कोई समस्या ना आ पाए। तो इन बेसिक चीज़ों का ध्यान दीजिए। अगर आपने ओपन पार्किंग चूज किया है तो फिर कोई बात ही नहीं है, हो सकता है वो कैनोपी या फिर थोड़ा जो है उसे सेट करके आपको फ्यूचर में दिया जाए। पर अगर आप पहले से ही कन्विंस हैं ओपन पार्किंग के लिए और आपको लग रहा है कवर्ड के लिए ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं और आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो बात अलग है। लेकिन अगर कवर्ड की बात हो रही है तो इसे बुकिंग के पहले ही, अमाउंट देने से पहले ही इन चीज़ों का डिस्कशन आप कर लीजिए। आशा करते हैं अंशुमान जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो नीचे हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके आप अपनी समस्याएं, जिनके भी मन में जो भी समस्याएं हैं प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, वहाँ भेज सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट कोशिश करेंगे कि अगर छोटी मोटी क्वेरीज हैं कि आपको सेम डे ही कॉल करके उसे रिजॉल्व कर दें, या फिर आप थोड़ा समय देंगे तो उसे रिजॉल्व जरूर किया जाएगा। आगे चलते हैं, सुशांत टकेकर जी हैं और इनका सवाल है, हाय सर, व्हाट्स द ओवरऑल हाउस होल्ड इनकम स्लैब टू नीड टू गेट PMAY सब्सिडी। देखिए अभी जो PMAY सब्सिडी है जो आपका 2021 यानी कि 31 मार्च 2021 तक वैलिड था, वो MIG ग्रुप के लिए भी था, यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप के लिए भी। लेकिन जो अभी चल रहा है वो सिर्फ EWS और LIG लोगों के लिए है, यानी कि लोअर इनकम ग्रुप और EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है। तो इनका मंथली इनकम 25,000 के अगर आसपास है आपका पूरा फैमिली का इनकम। और फैमिली कौन होता है? आप, आपकी बीबी और आपके बच्चे। अगर बच्चे 18 साल के ऊपर हो गए तो फिर वो आपके फैमिली में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो अगर आपका इस स्ट्रक्चर में फैमिली इनकम 25,000 या उससे कम है तो आप EWS LIG ग्रुप में आएंगे और आप PMAY का बेनिफिट अभी ले सकते हैं। लेकिन जिनका भी इनकम इससे ज़्यादा है तो अब वो चीज़ एक तरीके से है ही नहीं, 31 मार्च 2021 को ही ख़त्म कर दिया गया है MIG वगैरह के लिए, तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आगे चलते हैं, ऋषि जी हैं, इनका सवाल है, देयर आर मेनी बैड रिव्यूज अबाउट गोदरेज प्रोजेक्ट इन्फिनिटी, कैन वी एक्सपेक्ट द सेम प्रॉब्लम इन रिज्यू एज वेल? ओनर्स ऑफ इन्फिनिटी हैव रेज्ड कंसर्न्स ऑन सीपेज इशूज and bad behavior and false claim by sales and CRM team.
प्लीज़ लेट मी नो वेदर वी कैन गो अहेड विद द रिज्यू प्रोजेक्ट और नॉट। देखिए, पहली चीज़, हम कभी भी जब किसी भी प्रोजेक्ट में जा रहे हों तो हमें कई पॉइंटर्स को बनाना चाहिए और उन सारे पॉइंटर्स में हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, प्रोजेक्ट के क्वालिटी को आप कहीं ना कहीं शुरू के 3 पॉइंटर में ही रखेंगे। यह ज़रूर है कि हमारे पास भी कई बार कमेंट्स आए हैं कि इन्फिनिटी में काफ़ी इशूज़ हैं सीपेज को लेके, कुछ लोगों का पार्किंग का भी कंसर्न था और लोगों का यह भी कहना है कि लगातार उसे रिजॉल्व भी किया जा रहा है, क्योंकि टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन पे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तमाम जगहों पे। यही चीज़ रिवरडेल में भी देखने को मिली थी ड्यूवेल के, जहाँ पे हमारे पास काफ़ी कमेंट्स आए जब हमने उनको बुलाया कि आप सामने आके बताइए क्या क्या समस्याएं हैं, तो लोग मुकर गए, लेकिन वहाँ पे भी समस्याएं आई थी। और यह भी हो सकता है क्योंकि टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन इंडिया में पुणे के लिए ये नया है। पिछले कुछ सालों से ही इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जब से हाई राइज टावर बनाए जा रहे हैं और जब से फास्ट कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत आ गई, जब से रेरा पिक्चर में आया है। लोगों को अपने निश्चित समयावधि में ही कंस्ट्रक्शन करके देना है। अगर आप कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन करेंगे, बीम कॉलम बनाएंगे, फिर आप ब्रिक वर्क करेंगे, फिर प्लास्टर करेंगे और पैरेलली सब चीज़ें आपको करनी होंगी। लेकिन जब टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन होता है, एलुफॉर्म कंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें एक साथ पूरे के पूरे वॉल को कास्ट किया जाता है, तो वहाँ पे आपका समय बच जाता है। इस वजह से इस मैकेनिज्म को लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं डेवलपर, समय भी बच रहा है, स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो लीकेज सीपेज की इशूज़ है वो बनी हुई है हर जगह। इसको लोग जो रिजॉल्व कर रहे हैं, कई बार लीकेज सीपेज इसलिए भी आते हैं, जो आपकी टाइलिंग की गई है वो प्रॉपर नहीं, उसके बीच के जो गैप होते हैं उसे प्रॉपर फिल नहीं किया गया, तब भी ऐसा आता है। क्योंकि प्रॉपर गैप जब ये लोग फिल करते हैं तो लीकेज सीपेज बंद भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें डेवलपर की ही जिम्मेदारी है कि आने वाले 5 साल तक उसे रेक्टिफाई करें। जहाँ तक रही बात कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की, तो जो इन्फिनिटी का कंस्ट्रक्शन था उसे मिलेनियम ने कंस्ट्रक्ट किया था, जो कि पंसील के लिए भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो आपका ट्रम्प टावर है वो भी मिलेनियम ने बनाया हुआ है। आपका पंसील टावर का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो भी मिलेनियम कर रहा है। इवन प्राइड वर्ल्ड सिटी के भी कई सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन, किंग्सबरी वगैरह का अगर आप ले लीजिए, ब्रुकलिन का ले लीजिए, तो उसे भी मिलेनियम ने ही किया हुआ है। ऐसे तमाम और भी प्रोजेक्ट पूरे पुणे में जिसे मिलेनियम कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसे ही जो है उसी कंपनी ने ही गोदरेज इन्फिनिटी को भी कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। लेकिन रिज्यू में इन्होंने इसे चेंज कर दिया है। आज की डेट में इन्होंने नए कंस्ट्रक्शन फर्म को लिया है, JW कंसल्टेंट्स को लिया हुआ है डिज़ाइनिंग के लिए, और ट्राइकॉन करके जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसे दिया हुआ है इसकी जिम्मेदारी। और कुछ न कुछ मॉनिटरिंग जो है मिलेनियम के पास भी है कि आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट जो इन्फिनिटी है उसे डिलीवर किया, वहाँ पे जो कमियां रह गई हैं उसे आपस में डिस्कस करके यहाँ पे किया जाए। तो आशा ही की जा सकती है कुछ इंप्रूवमेंट रहेगा, क्योंकि इनकी टीम की तरफ से भी ये चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन जब तक ये डिलीवर नहीं होगा उसे हम गेज कैसे करें? सामने से देख के आप कुछ खास अंदाज़ा लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि टनल फॉर्म में तो दिख रहा है कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन है, पर जब डिलीवर होगा तब लीकेज सीपेज के इश्यूज़ क्या उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से इन्फिनिटी में है या नहीं होंगे, ये समय ही बताएगा, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आपने कंसल्टेंट चेंज किया है, आपने कंस्ट्रक्शन फर्म को चेंज किया हुआ है और आपने जो कमियां झेली हुई हैं उसे सुधारने के लिए तैयार हैं, तो जाहिर सी बात है कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, पर इसका दावा नहीं किया जा सकता है। आगे चलते हैं और अगला सवाल है प्रहलाद ब्राह्मणे जी का, और इनका सवाल है एक्सीलेंट इन्फॉर्मेशन, कैन वी प्रिज्यूम महारेरा अलॉटेड टू बिल्डर इज ट्रस्टवर्दी? बिल्कुल नहीं। महारेरा किसी प्रोजेक्ट का है तो इससे एक चीज़ ये श्योर हो जाता है कि डेवलपर के पास वो सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसके जरिए वो रेरा सर्टिफिकेट ले सकता है। अब उसमें लिटिगेशन है, किस तरह का लिटिगेशन है, ये आपको जाके चेक करना होगा। देखिए, महारेरा नंबर आ जाने से एक चीज़ का सीधा सीधा फ़ायदा हमें मिलता है, वो ये है कि हम सारे डॉक्यूमेंट का एक्सेस कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू विजिट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। बिना बुकिंग किए ही हम उन डॉक्यूमेंट का एक्सेस कर सकते हैं कि कैसे है, क्या फ्लोर प्लान रहेगा, टोटल साइज क्या रहेगा, इसका ब्लूप्रिंट क्या है, ये सारी चीज़ें, प्रोफार्मा जो है अलॉटमेंट लेटर क्या है, प्रोफार्मा एग्रीमेंट क्या है, किस तरीके से ड्राफ्ट रहेगा एग्रीमेंट का, वो सारा कुछ आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यह एक फ़ायदा मिलता है अगर उसका रेरा रजिस्ट्रेशन है तो। लेकिन इसकी ये गारंटी नहीं कि रेरा है तो सब कुछ सही है, क्योंकि रेरा कुछ भी नहीं है। बस इतना है कि आपके पास सारी सैंक्शनिंग है, आपने उसे पोर्टल पे अपलोड किया है, उसे बैकएंड से वेरीफाई किया जाता है और आपको रेरा सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है डेवलपर के केस में। अभी के समय में तो हमने कई ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं जहां पे जब हम जाके एक्सेस करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट इस क्वालिटी के अपलोडेड ही नहीं है कि आप उसे जूम करके देख पाएं। तो भाई आप अपलोड क्यों कर रहे हो?
जब अगला उसे एक्सेस ही नहीं कर सकता, उसमें टोटल एरिया क्या है, बिल्डिंग में क्या क्या है, आपके किस तरीके से वाटर कैपेसिटी यूज करना, क्योंकि ब्लूप्रिंट में सारा चीज़ें जो है मेंशन किया जाता है। अगर आप उसकी हाई डेफिनेशन क्वालिटी उसमें अपलोड ही नहीं कर रहे हो तो सिर्फ दिखाने के लिए, और अगले अथॉरिटी ने उसे सैंक्शनिंग भी दे दिया है, तो अपने आप में कंट्रोवर्शियल है कि उन्होंने कैसे उस डॉक्यूमेंट का एक्सेस किया। जब हमें देखने को नहीं समझ में आ रहा जो चीज़ उसने अपलोड किया है, तो अथॉरिटीज़ को कैसे समझ में आया? या फिर ऐसा तो होता नहीं है, या फिर ऐसा होता हो कि भाई ऑफलाइन एक अलग आप कॉपी दे के जाके दिखा रहे हैं और ऑनलाइन एक अलग, ऐसा तो मुझे नहीं लगता होता है। तो यह भी महारेरा को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। महारेरा खुद ही इतनी परेशानी में है कि अगर कोई डिफॉल्ट करता है, कोई समय पे पोजीशन नहीं दे रहा है, कोई अपडेट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए टास्क फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं। अभी तक इनके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं कि उसे किस तरीके से हैंडल किया जाए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ को भी ध्यान देना होगा, और ये इसके लिए प्रेशर हम बायर्स को बताना होगा, हम बायर्स को रेज करना होगा। मान लीजिए अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे फाइनल करने जा रहे हैं तो एक बार पहले उसमें अपलोडेड डॉक्यूमेंट जरूर देखिए। अगर वो ब्लर है, आपको रीडेबल नहीं है, आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस डेवलपर को कहिए कि आप हमें इसका हार्ड कॉपी मुहैया कराइए। जब तक हम इसे एक्सेस नहीं कर लेंगे, जब तक समझ नहीं लेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमें इसमें कुछ भी समझने में नहीं आ रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो ये अगर हम में से हर कोई जो फ्लैट खरीद रहा है, अगर ये चीज़ करेंगे, तो फिर डेवलपर को हाई डेफिनेशन क्वालिटी जो डॉक्यूमेंट्स है उसे अपलोड ही करना होगा, और इसमें हर किसी का फ़ायदा होगा, सिर्फ खरीदार का नहीं, जो लोग खरीदने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। किसी का रेरा नंबर है, रेरा सर्टिफिकेट है, तो उस पर ब्लाइंडली भरोसा मत करिए। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि बिना रेरा के कोई प्रमोट नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता। रेरा ने काफ़ी चीज़ों को सुधारा भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो कमियां हैं उसे भी उजागर करना होगा, उस पर भी ध्यान देना होगा, जिससे आने वाले समय पे इस पर सुधार हो और हर एक बायर का गाढ़ी कमाई का पैसा सही जगह लग सके, हर जानकारी मिलने के बाद, समझने के बाद ही उसका पैसा लग सके। आगे चलते हैं। निखिल बोरपे जी हैं, इनका सवाल है, सर प्लीज डिस्कस द पेमेंट स्लैब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द स्लैब मीन्स आफ्टर 70% ऑफ डिमांड। देखिए, ऐसा एक सवाल जो है हमने पिछले एपिसोड में लिया हुआ था, जहां पे हमने बताया हुआ था आप लोगों को कि किस तरीके से आपको जो है डिमांड किया जा सकता है। तो आप कह रहे हैं कि जब 70% तक का डिमांड जो है हो चुका है, यानी कि जब स्ट्रक्चरल वर्क कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद किस तरीके से डिमांड आएंगे। तो इसमें एक चीज़ समझ लीजिए कि जो इंटरनल वर्क आपके हैं, जैसे कई बार कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है तो ब्रिक वर्क पे, प्लास्टरिंग पे, सैनिटरी फिटिंग्स पे, टाइलिंग पे, इलेक्ट्रिक पे, डोर्स पे, इन सब पे जो है 5-5%, 3-3% करके आगे जो है आपसे पेमेंट लिया जाता है। तो एक काम करते हैं, आपके सामने जो है इसका जो रेरा के हिसाब से जो आपका डिमांड लेटर जो है रेज किया जाता है उसे फ्लैश कर देते हैं। आप लोग इसे देख लीजिए। कोशिश करेंगे कि इसका एक लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दें, जहां से आप इस फाइल को डाउनलोड करके आराम से देख भी सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और आपको लगातार जानकारियां मिलती रहें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।